सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे परम धाम को सिधार चुके अपने पूजनीय दादाजी एवं दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं पुनः इस वीडियोज़ की शुरुआत करता हूं। जिस श्रृंखला की शुरुआत हमने 1.5 वर्षों पहले किया था, आज कुछ दिनों के बाद पुनः उन लोगों की अनुपस्थिति के बाद आज यह पहला वीडियो मैं आप लोगों के बीच दे रहा हूं। विशेष करके कुछ आत्मीय लोगों की सहानुभूति हमें मिली, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का कृतज्ञ हूं कि आप लोग यह हमारे ऊपर भरोसा किए कि आप लोग तब भी, कुछ लोगों के पास हमारा मोबाइल नंबर भी है, उन्होंने कॉल करके हमें सहानुभूति देने का प्रयास किया और कहीं काफ़ी हद तक मुझे मोटिवेट किया कि आप बेहतर कर रहे हैं जीवन में और आप आगे बेहतर करेंगे भी। तो मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें इस विपत्ति के समय में, या यूँ कहे जब ऐसी कोई घटनाएं आपके परिवार में होती हैं तो घटनाएं जो है क्षतिपूर्ति नहीं इनकी हो पाती है। जैसे आपके सामने कोई इकोनॉमिक कंडीशन हो जाता है, आ जाता है ऐसा कि आप दिवालिया हो जाते हैं, आपके पास आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाती है, तो आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप उस क्षति की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन किसी का आपके जीवन से जाना यह हृदय विदारक होता है और यूँ कहें तो क्षति पूर्ति इसकी नहीं हो सकती है ना। हमारे परिवार से एक ही माह के अंदर हमारे पूजनीय दादाजी एवं दादी जी दोनों का निधन हुआ, जो हमारे परिवार के लिए एक, जिसे हम कह सकते हैं कि इसकी क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती है। हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा उनसे आप कुछ भी कह सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते उनके बारे में। इसी वजह से मैं वीडियो की शुरुआत में ही परम धाम को सिधार चुके अपने दादाजी एवं दादी जी को एकदम श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए इस वीडियो की शुरुआत किया। और आप लोगों से भी यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी हमारे मनोभाव को समझेंगे और हमें जो है बेहतर करने के लिए मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे। काफ़ी लोग हमें जो है बुरा भला भी कहें, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यह धरती है। मैं खुद जानता हूं कि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपका सपोर्ट में काफ़ी कम लोग होते हैं, विपरीत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। हमें काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके ये पूछा कि आप आए थे हमें मार्ग दिखाने के लिए और लगता है आप मार्ग से खुद भटक गए हैं। मित्रों, आप यकीन मानिए मैं अपने मार्ग से कभी भटकने वाला है भी नहीं, क्योंकि आपको मैं रियलिटी बताता हूँ, रियलिटी आपको बताता हूँ। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग देखते हैं तो उससे मेरी अर्निंग होती है, पैसा कमाता हूँ। और कोई चाहता है कि उसका पैसा उसके हाथ से जाए? बताइए। मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, कुछ लोग कहेंगे हमें धोखा दे रहे हैं, मैं आपको नहीं धोखा दे रहा हूं। मैं समाज सेवा, एक नाम की समाज सेवा करता हूं, वास्तविकता बता रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा ये चीज। मैं नाम की समाज सेवा कर रहा हूं, अपना फ्यूचर तो मैं भी बना रहा हूं ना, यूट्यूब के करियर पे अपना भविष्य तो मैं भी बना रहा हूं। मुझे भी पता है कि मैं 1.5 महीने से वीडियो नहीं डाल रहा था, कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब के करियर में नीचे जा रहा हूं, मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा था। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं जैसे मैं किसी से कुछ ले लिया था, है ना। लेकिन समाज है, मुझे भी पता है। आज सुबह सुबह एक बच्चे ने कॉल करके हमें बताया कि मैंने उससे सीधा कहा भैया कल परसों से मैं वीडियोज देना प्रॉपर शुरू कर दूंगा। लेकिन उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि सर आपने ही बताया है कि विपत्तियों में कभी घबराते नहीं हैं, हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, आप बेहतर कर रहे हैं और जीवन में बेहतर करेंगे भी। ऐसे सभी साथियों का हृदय से हम नमन करते हैं और जिन साथियों ने हमारा विरोध किया उनका भी नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस कठिनाई के समय में भी हमें कुछ अतिरिक्त सीखने का अवसर दिया, है ना। हर एक व्यक्ति, आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आता है, मैं यूट्यूब के करियर पे काम कर रहा हूं, हमसे बहुत ज़्यादा व्यक्ति मिलते हैं, उनका कॉल अटेंड करते हैं, काफ़ी लोगों से हम मिलते जुलते हैं, है ना। तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, है ना। तो मुझे अच्छा लगा, जो भी आपके सहानुभूतिक हैं, जो भी आपके विपक्षी हैं, जो भी आपके कमेंट आए, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। बिल्कुल आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया और जिनको इनकी जानकारी नहीं थी, गलती से अगर कुछ गलत बोले हों तो उनके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता आपको है। ठीक है, आइए चलिए आज आपके कुछ सवालों का हम जवाब देते हैं, जिसके लिए 1.5 महीने के बाद मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। तो काफी बेसब्री से आप लोग हमारा इंतजार कर रहे थे, तो काफी सारे क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में चल रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती आज की जो पेपर में आया है उसको लेकर के हमारे 21 बैच के छात्रों के बीच है। यह वीडियो हो सकता है काफी लंबा हो जाए, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपने जीवन की कुछ सहानुभूति मतलब कि कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो आपको मोटिवेट
मोटिवेट करे आपको अपने जीवन में बेहतर करने के लिए, और उम्मीद है कि शायद बेहतर कर भी पाए आप, है ना। तो और मैं अपने इस जो कार्य कर रहा हूं इसमें कहां तक सफल होता हूं यह भविष्य बताएगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, है ना। भविष्य तय करेगा कि हम किस मुकाम पर पहुंचेंगे, और भविष्य तय करेगा आप हमें किस मुकाम पर देखेंगे। मेरे मुख से बोलने से यह नहीं हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा। धीरे धीरे मैं भी काम कर रहा हूं, आपके साथ काम कर रहा हूं, हो सकता है कि जीवन हमारे पक्ष में हो जाए, है ना। देखिए, सबसे बड़ी जो हमारी दिक्कत थी, हमारी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। हमारी वीडियो इसी वजह से नहीं आ रही थी कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारे घर में 2 बुजुर्ग सदस्यों का निधन हुआ। वो हमारे सगे पूजनीय दादाजी थे और दादी जी थी, है ना। उनका निधन हो गया, जिसके कारण से हम नहीं हो पाता है चीजें, है ना। इसे आप समझ सकते हैं, कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे श्रद्धेय आदर्श मैं उन्हें मानता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्होंने एक शब्द कहा था, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, जो कल थे वो आज नहीं है। तो किसी के जाने और आने से आप निराश न होइए, किसी के जाने से आप निराश न होइए, और किसी के आने से बहुत ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि यह जिंदगी है और जिंदगी में आना और जाना लगा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आकर के यहाँ टिक ही जाएगा पहाड़ की तरह, तो आगे वाले कैसे झेलेंगे, है ना। तो ये चीजें एक नॉर्मल सी बात है, होती है। आज हम हैं तो कल हम भी नहीं रहेंगे, जायज सी बात है। इस संसार में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं सब नश्वर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो मेरी वीडियो इसी वजह से नहीं आ रही थी। मुझे आप लोग कुछ मतलब कि अब आप लोग समझ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा। सबसे ज्यादा जो बातें हमारे सामने निकल करके आ रही हैं, काफी सारे बच्चे हमसे, डीएलएड के बच्चे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो हमसे यही पूछ रहे हैं कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा। तो मैं आपको बता दूं, 15 नवंबर के बाद, है ना, 15 नवंबर के बाद आपके एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को जो है ऐसा करके चलिएगा कि 15 नवंबर तक आप अपनी आप को एकदम मेंटेन करिएगा। 15 नवंबर के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि 15 दिसंबर तक जा सकता है, इतना लेट नहीं होगा, मेरी बातें मानिए। 15 नवंबर तक आपका एग्जाम होने के बाद चांसेस बहुत ज्यादा है, 95% है। 15 नवंबर तक आपके एग्जाम की कोई ना कोई सूचना आ जाएगी, है ना। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि लेट क्यों हो रहा है। देखिए भैया, लेट होने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, लेट होने का सबसे बड़ा कारण है बीटीसी का एडमिशन। क्या है? बीटीसी का एडमिशन लेट होने का कारण है। दूसरा कारण है आगामी यूपी टेट कराना, ठीक है, आगामी यूपी टेट कराना। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बीटीसी संस्था कराती है, जो संस्था बीटीसी कराती है, वही संस्था यूपी टेट कराती है, और वही संस्था सुपर टेट एग्जाम भी करवाती है। तो पीएनपी के ऊपर ही सारा दारोमदार रहता है। तो बीटीसी का एडमिशन हुआ, उसके सारे प्रोसेस प्रक्रिया समाप्त हुई। अब उसके बाद हर वर्ष एक बार यूपी टेट हो जाना चाहिए। अभी 2022 की यूपी टेट अभी तक नहीं हुई है, तो 2022 के यूपी टेट की प्रक्रिया चल रही है। काम करने के लिए लोग काम कर रहे हैं। अभी बीटीसी का एडमिशन समाप्त हुआ है, अब आगे वाले एग्जाम पर लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम जो है आपका इसी वजह से लेट हुआ है ना। तो 15 नवंबर के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है। काफी बच्चे इसे कहेंगे आपको कैसे पता, देखिएगा परीक्षा हो जाएगी तो हमें बताइएगा, है ना। आगे बात करते हैं, आने वाली शिक्षक भर्ती में 21 बैच शामिल होने की क्या संभावना है। आज के अखबार में आप सभी लोग देखे होंगे कि सुबह सुबह न्यूज में निकला कि 51,000 शिक्षक भर्ती 2023 में बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है, 51,000 शिक्षक भर्ती। तो क्या 21 बैच का डीएलएड का छात्र इसमें मौका पाएगा? तो मैं आपको बता दूं, 95% आपके चांसेज है कि आपको मौका मिलेगा। तो 21 बैच वाले को। अभी कुछ लोग कहेंगे भैया कैसे मिलेगा, अगर वैकेंसी जुलाई से पहले आ जाती है तब हमें तो मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, 95% यह भी चांस है कि वैकेंसी जुलाई से पहले नहीं आने वाली है। वैकेंसी आप लोग मान के चलिएगा, जो मेरा दिल कहता है, वैकेंसी 2024 के। अच्छा, कुछ लोग इसे राजनीतिक लेंगे, कृपया आप सभी लोग राजनीतिक लेने का प्रयास न करिएगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, और एक शिक्षक धर्म जब भी इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता हूं, एक तटस्थ होकर के बात करता हूं, है ना। मुझे किसी भी पार्टी से जोड़ने का प्रयास मत करिएगा। 2024 में आप सभी लोग जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव है ना। और लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता लगेगी वो दिसंबर के महीने में लगेगी, ठीक है। 15-20 दिसंबर 2023 तक आपकी आचार संहिता लगने वाली है ना। इस बात को मानिएगा। और जो आपका मतलब कि ये है, मतलब कि आपकी भर्ती है, वो भर्ती जो है आचार संहिता के कुछ पहले आएगी। और भर्ती जो है 2024 के आचार संहिता में नहीं कराई जाएगी। इसकी परीक्षा आचार संहिता के बाद, या यूं कहे तो सरकार बनने के बाद होगी, है ना। अब कुछ लोग जो 2017 बैच 2018 बैच के होंगे हमें गाली देंगे। गाली देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती हमेशा
आज भाजपा सरकार है, इसके पहले समाजवादी सरकार थी, इसके पहले बहन जी की सरकार थी, बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार। हर एक सरकार में हमने देखा कि जब चुनाव होने जा रहे होते हैं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को एक बड़ा हथियार बनाया जाता है। ठीक है, एक बड़ा हथियार बनाया जाता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को, और क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक बड़े मात्रा में वैकेंसी आती है और इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित होते हैं। इसी वजह से आप सभी लोग आपके सेमेस्टर एग्जाम जो है ना, यही द्वितीय सेमेस्टर का एग्जाम हो सकता है थोड़ा लेट हो। तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम आप मान के चलिएगा, आपका तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में फर्स्ट सेमेस्टर वालों का भी 6 माह पूरा हो रहा है और अब आपकी परीक्षा मई में नहीं जाएगी, अप्रैल में ही, अप्रैल के शुरुआत में ही आपकी परीक्षा तृतीय सेमेस्टर की हो जाएगी। और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जितने जल्दी आप करा ले जाएंगे, जितने जल्दी आप करा ले जाएंगे, आपका फायदा होगा, है ना। और इसके लिए आपको हर तरीके से तैयार होना पड़ेगा और हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अप्रैल माह में अगर तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम होना है, उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर में आपकी थोड़ी सी जोर लगानी पड़ेगी, आपको जो है आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको मौका मिलेगा। आप 69,000 शिक्षक भर्ती को अगर जानते होंगे, 2015 बैच का बच्चियां जो है धरना दे रही थी, उनका रिजल्ट, बैक वालों का रिजल्ट नहीं आया था। 2015 बैच के 69,000 भर्ती में आखिरकार उन्हें शामिल किया गया था। झुकती है सरकार, केवल झुकाने वाला चाहिए, है ना। चलिए, अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया ये सब क्या बोल रहे हो, आपको नेता बनना? नेता बिल्कुल नहीं मुझे बनना है ना। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन कोई आती है तो आपको काम करना पड़ेगा, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मौका एक ही बार मिलेगा, जैसे सबको मिल रहा है वैसे 21 बैच वालों का भी हित हो जाए। क्योंकि बच्चे, देखिए आप लोग भी बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? जल्द से जल्द नौकरी लग जाए, है ना। जिन लोगों की नहीं लगी है, हमारी मतलब कि आपकी भी उसी में आ जाएगी, तो आपका भी काम हो जाएगा। बस यही मेरा उद्देश्य है। 17-18 बैच के किसी बच्चे की भावनाएं हमसे आहत हो रही हैं तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपके बीच कंपटीशन बढ़ाया जाए। मेरा उद्देश्य है कि जिन लोगों ने अपना गहना गिरवी रख करके, अपने माता पिता खेत गिरवी रख करके बीएड बीटीसी कर रहे हैं, शायद उनके घर में एक रोशनी जल जाए, है ना। बस इस वजह से कर रहा हूँ, है ना। और मैं जानता हूँ कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र 50,000 40,000 रुपये का बंदोबस्त कैसे करता है, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, है ना। चलिए आगे बात करता हूँ। यही संभावनाएं हैं, इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिएगा। आगे आपको क्या करना चाहिए, शिक्षक भर्ती के पहले आपको क्या करना चाहिए? शिक्षक भर्ती के पहले मैं आपको बता दूँ, आप अगर वर्तमान में सीटेट का आज से नोटिफिकेशन जारी है, कल मैं सीटेट पर एक स्पेशल वीडियो दूंगा कि सीटेट के लिए आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अभी वर्तमान में आपको क्या करना चाहिए, अभी आप कुछ लोग सीटेट पर फोकस कर रहे हैं तो सीटेट आप दीजिए, ईमानदारी से दीजिए, पास हो जाएंगे तो आपका काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुपरटेट सीधे आपको देना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले अगर आप चाहते हैं तो आपको जो है विशेष करके यूपी टेट 100% आपको बेहतरीन करना पड़ेगा। उसके पहले आपको सेमेस्टर एग्जाम भी बेहतरीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती से पहले आपको जो है अभी 15-20 दिन का समय है, तो मैं आपको बताऊंगा। आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, किसी की भी तैयारी करते हैं करते रहिए, लेकिन कभी भी सेमेस्टर एग्जाम को हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो 2-3 घंटा आप पढ़ाई जो है सेमेस्टर एग्जाम को जरूर दीजिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। और आगे सीटेट पर फोकस करें या सेमेस्टर पर फोकस करें, मैंने एक क्वेश्चन यह भी लिखा है, तो मैं आपको बता दूं, आप यह अपने दिल से आप पूछिएगा, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं पूरा रियलिटी बता रहा हूं, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप जानते हैं कि आप कहां पर इस समय खड़े हैं, मतलब किस स्तर पे आप हैं। अगर आपको लगता है मैं 3 दिन पढ़ करके सेमेस्टर एग्जाम पास हो जाऊंगा, तो आप अपने आप को उसी लेवल पे बनाइए, है ना। आप सीटेट पर फोकस करिए। अगर आपको लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपका बैक लग सकता है किसी विषय में, तो मैं कहूँगा सीटेट आप दीजिए, कन्फर्मली दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप दीजिए ही नहीं, सभी लोग सीटेट दीजिए, क्योंकि सीटेट अब जो प्रथम सेमेस्टर में है वह भी दे सकता है, जो सेकंड सेमेस्टर में है वह भी दे सकता है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं, दीजिए सीटेट। लेकिन आप फोकस हो करके पहले एक बार पेपर दे दीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो है सीटेट वाली दिसंबर के लास्ट तक होंगी। ठीक है, और सीटेट पास करने का ब्रह्मास्त्र वगैरह क्या है, तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, बहुत आसान होता है। यूपी टेट की बात करूं, यूपी टेट एग्जाम कब तक होगा? तो मित्रों, यूपी टेट एग्जाम आपका, जहां तक मुझे उम्मीद है ना, जहां तक मुझे लगता है, आपके यूपी टेट का एग्जाम फरवरी माह में होगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कहेंगे जनवरी में काहे नहीं होगा, फरवरी माह में होगा, क्योंकि होती है सीटेट का एग्जाम चल रहा होगा तो उस समय बच्चे बिजी वगैरह रहेंगे ना, तो दिसंबर जनवरी में, तो दिसंबर जनवरी में कोई संभावना नहीं है कि इसका परीक्षा हो जाएगा, किसका? टेट का, क्योंकि वही बच्चे सीटेट देते हैं, वही बच्चे यूपी टेट देते हैं। ठीक है, मुझे तो यही लगता है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि पिछली बार नहीं हुआ था, पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा था, बीच में ही यूपीटेट हो गया था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जिस स्तर से पीएनपी काम कर रही है, अभी उनका काम जो है इतना गैप लेकर के चलेगा, क्योंकि 1 महीना फॉर्म भरने को देंगे। अभी अगर ये लोग दिसंबर में, मतलब कि नवंबर लास्ट तक फॉर्म वगैरह लाते हैं, तो 1 महीना ये फॉर्म भरने के लिए देंगे, दिसंबर लास्ट तक फॉर्म चला जाएगा। उसके बाद इतना जल्दी नहीं है कि 15 दिन के अंदर 15 जनवरी में एग्जाम ले लेंगे, नहीं हो पाएगा। तो जनवरी लास्ट, फरवरी के प्रथम सप्ताह तक जा सकता है, ठीक है, फरवरी के प्रथम सप्ताह तक आपके एग्जाम हो सकते हैं यूपीटेट के। और मैं बता दूं, सीटेट आसान होता है, जो अभी आप सीटेट देने वाले हैं ये बहुत आसान होता है, यूपीटेट उससे कठिन होता है, ठीक है। तो यूपीटेट के लिए अभी आपको आगे क्या करना चाहिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अगर आप सीटेट पे फोकस कर रहे हैं तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए, जो भी आप कर सकते हैं, जहाँ से भी आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस समय इतना ज़्यादा खाली नहीं हूँ कि मैं वीडियोज वगैरह आपको दे पाऊँ, वो वैसी कंडीशंस में भी नहीं हूँ कि आपको यूट्यूब वगैरह पे वीडियो लगातार मैं दे पाऊँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना। क्या अगली शिक्षक भर्ती में टेट के अंक जुड़ेंगे? सबसे बड़ी बात यही है, क्या अगली शिक्षक भर्ती में टेट के अंक जुड़ेंगे? जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें जो है शायद आपको लग रही हो कि हवाई है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है ना 90% उम्मीद है कि आपकी जो अगली शिक्षक भर्ती आएगी उसमें यूपी टेट के अंक जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, क्योंकि सरकार जो है बच्चों को जो है किसी न किसी तरीके से इधर उधर डिसबैलेंस करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कंपटीशन भाई ज़्यादा है ना। अगर नहीं किया जाएगा तो सबको नौकरी कैसे दे पाएंगे? 100 लोगों में 1 लोग 2 लोगों को नौकरी चाहिए, 98 लोग तब भी बेरोजगार रहेंगे। अब सबको तो नौकरी दे नहीं सकते हैं, है ना। इस वजह से ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम 90% नहीं लिखेंगे, 50% लिखेंगे। तो इस वजह से मैं आपको कहूँगा, अगर आप सीटेट देते हैं तो पूरे मन से दीजिएगा, इसमें आपका 105, 106 नंबर, 110 नंबर आना चाहिए। और अगर आप यूपी टेट देते हैं तो पूरे मन से दीजिएगा, 100 के ऊपर उसमें भी रहिएगा, क्योंकि अगर अंक जुड़ता है तो आपको घाटा होगा, है ना। पास होने भर का केवल काम मत करिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाइएगा, मेहनत करिएगा। हम आगे क्या करेंगे आपके लिए? कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे, है ना। देखिएगा, मेरी परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा, क्योंकि मेरा ये पैसन है ना। मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं ना, एक वीडियो डालता हूं, है ना, कितने व्यूज आते हैं? 3000 4000 व्यूज आते हैं। कोई यूट्यूबर हो, मैं तो अपनी बात नहीं बता रहा हूं, कोई यूट्यूबर हो जिसका 2-4 हज़ार 5 हज़ार व्यूज आता हो, मुझसे तो पूछेंगे तो मैं तो असलियत बता दूंगा। उनसे मैं झूठ बोल सकता हूँ। आप मुझसे पूछेंगे आप कितना पाते हैं, तो मैं तो झूठ बोल सकता हूँ कि मैं बहुत कम पाता हूँ, है ना। लेकिन जो आपके बहुत हितैषी हूँ उनसे आप पूछिएगा, जिनका मोनेटाइज चैनल हो, उनसे पूछिएगा भैया 4000 व्यूज पे कितना मिलता है ना। मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन तब भी मैं आपके लिए काम करता हूं, है ना। और मैं आगे भी आपके लिए काम करूंगा। जो मेरा टारगेट है, मैं अपना टारगेट बता दूं। मेरा टारगेट, कुछ लोग कह रहे थे भैया आप ईवीएस यूपी टेट का खत्म नहीं कराए, बहुत जल्द सब कुछ मैं खत्म कराऊंगा ना। लेकिन मेरा टारगेट अभी आगे जो है मनोविज्ञान, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा था, मैंने व्हाइट बोर्ड पर शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों को लेवल यूपी टेट लेकर के, यूपी टेट का लेवल लेकर के कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। मुझे अब उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं कि मैंने कितना बेहतरीन बताया था, आपके रिस्पांस बताते हैं मैंने क्या दिया था उस समय, है ना। लेकिन यही मेरी उम्मीद यही है, जैसे मैं सीटेट की भी क्लास शुरू कर सकता हूं, मुझे सीटेट की सीडीपी वगैरह बहुत बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। आप अब बोलूँगा तो यार बुरा लगेगा लोगों को कि अपने मुँह से अपनी बड़ाई करता है ना। कर सकता हूँ, लेकिन सीटेट में जानते हैं क्या होता है? सीटेट में क्वेश्चंस ज़्यादा दिखाने पड़ते हैं। सीटेट में क्या होता है? क्वेश्चंस ज़्यादा दिखाने पड़ते हैं। और मेरे पास क्या है? मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, और व्हाइट बोर्ड पे हम क्वेश्चंस लिख करके मिटा करके ऐसा नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे लिए awkward रहेगा, मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनती रहेगा। एक वीडियो बनाने में मुझे 4 घंटे खर्च करने पड़ेंगे। इसी वजह से मैं सीटेट के लिए काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सीटेट में आपको पढ़ाने से ज़्यादा जरूरी होता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको दिखाया जाए, है ना। इस वजह से मैं सीटेट पर काम नहीं कर पा रहा हूँ। बस मेरा सीधा सा मतलब की दिक्कत यही है, सीटेट पर ना काम करने की। और यूपी टेट पे मैं काम क्यों कर सकता हूँ उसकी सबसे बड़ी खास बात बताता हूँ। यूपी टेट में फैक्ट ज़्यादा आते हैं, और जो फैक्ट आते हैं मैं उन फैक्टों को जो है इस व्हाइट बोर्ड पर लिख करके आपको दिखा सकता हूँ, है ना। यूपी टेट की जो मनोविज्ञान होता है, उस मनोविज्ञान के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं मैं अपने सिलेबस में इसी व्हाइट बोर्ड पर कवर कर सकता हूँ, है ना। अगर 30 से 40 वीडियो मैं मनोविज्ञान का आपके परीक्षा तक बना देता हूँ, है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मनोविज्ञान कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी यूपी टेट का। और मैं यही करूँगा। मेरा आगे टारगेट यही है कि मैं पूर्णतः
यूपी टेट का, सी टेट का नहीं, यूपी टेट का मनोविज्ञान। मैं सी टेट का क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ उसे भी मैं आपको बता दिया, यूपी टेट का क्यों पढ़ाऊंगा उसे भी मैंने आपको बता दिया, है ना। तो मनोविज्ञान पूरा A to Z खत्म करूंगा, एक भी चीज़, एक भी टू द पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा, A to Z मैं आपको खत्म करूंगा मनोविज्ञान। उसके बाद जो चीज़ें बच रही जैसे EVS की 4-6 वीडियो और आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, है ना। एक पॉलिटी का सब्जेक्ट बचा हुआ है, उसी से 1-2 वीडियो बना दूंगा। सब सारी चीज़ें लगभग उसी वीडियो जो 30-32 वीडियो है ना, उसी ही अगर आप पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आप 30 में से जो है यकीन मानिएगा 25 से 26 क्वेश्चन करके चले आएंगे। और मैं बताऊं, मनोविज्ञान पढ़ाने के बाद मेरी चीज़ें जो बच रही हैं, जैसे गणित बच रहा है, गणित को जो है मैं यूपी टेट लेवल का ख़त्म करा दूंगा। मनोविज्ञान, गणित, EVS 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। हिंदी मैंने पहले भी कराया है, आप कहेंगे तो हिंदी का करा दूंगा, ठीक है। और आगे मेरा प्रयास यही रहेगा, जल्द से जल्द करा दूँ। DLED सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं क्यों काम नहीं कर रहा हूँ? देखिए भैया, DLED सेकंड सेमेस्टर के लिए अब काम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा है, लेकिन मेरे पास जो टाइम है, अगर मुझे लगेगा आपको कंटेंट देने की ज़रूरत है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, है ना। कुछ लोग हमारे पेड बैच से जुड़े हुए हैं, अगर आप पेड बैच से जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि भैया आप उसमें इंग्लिश का किसी दूसरे का प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो देखिए मित्र, हमारे पास समय नहीं था, इस वजह से मैंने दिया, है ना। क्योंकि आपको बुरा ना लगे, मैंने किसी दूसरे का प्लेलिस्ट वहाँ पर डाल दिया। यूट्यूब पर पब्लिकली मैं नहीं बोल सकता हूँ, लोग वो कर देंगे, कॉपीराइट मार देंगे, तो उनका मैंने वीडियो दे दिया था। और उसके बाद जितने भी मुझसे हो सकते थे सब्जेक्ट के नोट्स, उसे मैंने दिया था, है ना। तो काफ़ी लोग उससे प्रभावित भी हुए, काफ़ी लोगों ने मुझे गाली भी दिया, सब चीज़ें मैंने सुना और मुझे एक्सेप्ट भी है, क्योंकि मैंने भाई उस लेवल का काम नहीं कर पाया। तो कुछ जो आपने मुझे सुझाव दिया, वो सुझाव मुझे अच्छे भी लगे और आगे मैं उसे बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। और अगर आप हमारे मतलब कि उस पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ भी सकते हैं। बाकी बहुत ख़ास जो चीज़ें हैं, वो बहुत ख़ास चीज़ें मैंने उसमें दिया है, तो आप जुड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो भी है मैं आपके सामने रखा हूँ, और आगे क्या करूँगा मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा हो सकता है मैंने एक चीज़ एक बार मैंने एक चीज़ लिखा था, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, है ना। पलट कर फिर आऊँगा, है ना। यहाँ पे लिखा गया, पलट कर फिर आऊँगा शाखों पर खुशबू लेकर, फिजा की जद में हूँ अभी, तुम मौसम ज़रा बदलने तो दो, है ना। कभी कोई अगर विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो आपको परेशान नहीं होना है ना। अपने आप को दोबारा से कम बैक करिए, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया। मैं बहुत मतलब कि एक तरीके से पारिवारिक परिस्थिति से भी थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को कम बैक करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कम बैक कर भी जाऊँ। पलट कर फिर आऊँगा शाखों पर खुशबू लेकर, फिजा की जद में हूँ अभी, तुम ज़रा मौसम बदलने का इंतज़ार तो करो। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आगे आपके लिए क्या करने वाला हूँ, कैसे करूँगा, वो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन करूँगा ज़रूर, क्योंकि ये मेरा पैशन है और मैं अपने पैशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अंतिम लाइन, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हो सकता है आज संघर्ष है, आज संघर्ष की रात है, लेकिन हो सकता है अगर आप निरंतरता रखेंगे तो आपके जीवन में जरूर उजाला आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।